कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म। कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म। नंदकिशोर सिंह इंटर कॉलेज रामपुर माझा गाजीपुर यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संधि में विसर्ग संधि आज चलने वाला है और इसके पहले जो है स्वर और व्यंजन संधि हो चुका है। तो आज विसर्ग संधि शुरू करेंगे। तो कहा विसर्ग संधि। पिछली कक्षा में विसर्ग संधि का जो है उदाहरण परिभाषा दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार देखेंगे। तो कहा कि विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन है तो विसर्ग पर जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। तो कहा कि अगर विसर्ग संधि की पूछेगा कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है, तो आप बोलेंगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और कहा कि विसर्ग संधि का जो पहला सूत्र है आपका है सजसो रु। तो कहा कि जो विसर्ग संधि का पहला सूत्र हुआ है सजसो रु। तो कहा कि स शब्द के बाद और जो है सजुस शब्द के बाद, तो कहा स शब्द के बाद अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तब भी, अगर कुछ अगर है तब भी, तो कहा स के स्थान पर रू आदेश होगा। और रू के बाद इधर अगर कुछ नहीं है तो कहा कि कुछ ना हो तो कहा अगला सूत्र खर अवसनायोः विसर्जनीयः। तो ये कहता है कि अगर रू के बाद खर प्रत्याहार आए, खर मतलब किसी भी वर्ग का पहला दूसरा स अगर यह वर्ड आता है तो इस विसर्ग का र और उ में से जो है यह उ चला जाएगा, चाहे खर हो चाहे अवसान हो, मतलब या कुछ न हो। तो कहा कि इस रू में से र और उ को अलग अलग करेंगे तो यह उ को हटा दिया जाएगा और बच जाएगा र, और इस र के स्थान पर जो है आपका विसर्ग हो जाएगा। तो कहा सजुसो रु जो है यह कहता है कि स शब्द हो चाहे सजुस शब्द हो, इस स और या सजुस शब्द के स के स्थान पर रू आदेश होता है। और इस रू के बाद अगर खर प्रत्याहार हो या अवसानी हो, मतलब या कुछ न हो, तो इस रू के स्थान पर र और उ अलग करेंगे तो यह उ को लोप कर देंगे और यह र बचेगा, और र जो है पदांत में क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो कहा जैसे रामस आ गया। रामस के बाद इसके बाद कुछ है नहीं है, तो कहा रामस के स्थान पर आप पहले क्या करेंगे, कहा स हो चाहे सजुस शब्द हो रू होगा, तो यहाँ स आया तो इसके स्थान पर क्या होगा, रू होगा। अब रू के बाद कहा कि अवसान हो चाहे खर प्रत्याहार हो, तो इधर कुछ नहीं है, अवसान है, अवसान अर्थात कुछ नहीं। तो इस रू में जो है र और उ में से उनका लोप हो जाएगा, र बच जाएगा और यहाँ पर बच गया राम र। अब इसके बाद अगर कुछ नहीं है तो इस र के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और ये आपका बनेगा राम। तो कहा विसर्ग संधि में जो है आपका सजसो रू कहता है कि स के बाद अगर कुछ ना हो तो स के स्थान पर रू आदेश होता है, और रू के स्थान पर अगर उसके बाद कुछ नहीं है तो र और उ जो में से उ चला जाएगा, र शेष बचेगा और पदांत र का जो होता है आपका क्या बनेगा, विसर्ग बनेगा।
तो कहा जैसे रामस, तो स के स्थान पर रु आदेश करेंगे, इधर कुछ नहीं है तो र के र में से उ को हटा देंगे और उ को हटाने के बाद आपका र बचेगा, तो पदांत र का विसर्ग होता है और इस तरह से आपका बनेगा रामः। तो ये आपका हो गया विसर्ग संधि। कि स सजिशो रु क्या कहता है? स सजिशो रु कहता है स के बाद अगर कुछ ना हो तो रू हो जाए, स के स्थान पर रू है, फिर उसके बाद र, इधर कुछ नहीं है तो र होगा, र के स्थान पर पदांत विसर्ग होता है। फिर उसी में दूसरा नियम कहता है विसर्जनीय स। तो विसर्जनीय स कहता है कि स के स्थान पर जो आप विसर्ग आदेश कर रहे हैं उस विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है जब इधर जो है खर प्रत्याहार अर्थात किसी वर्ग का पहला दूसरा स तो कहा विसर्ग के स्थान पर तो पहले विसर्ग करेंगे और विसर्ग के बाद अगर जो रू करेंगे और कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसका विसर्ग करेंगे। और अगर स के स्थान विसर्ग आप कर रहे हैं उसके बाद अगर खर प्रत्याहार है तो यही विसर्ग आपका क्या होता है? कहा स में परिवर्तित हो जाता है। तो कहा खर प्रत्याहार में किसी वर्ग का पहला दूसरा स ये आता है। तो कहा जैसे निह धन चित्त आपका हो गया। तो यहाँ पर विसर्ग आया और यहाँ पर क्या आया? च आया। तो च अपने वर्ग का चौथा अक्षर है, पहला अक्षर है और यह च जो है तो आप इस विसर्ग विसर्जनीय से अर्थात इस विसर्ग का श मतलब आप क्या करेंगे? श कर देंगे। तो आपका यह हो गया निस और यहाँ पर हो गया चित। तो आप जो है अब आ गया श और यहाँ पर क्या आ गया आपका? च। तो आप इसके पहले व्यंजन संधि में क्या पढ़े थे कि अगर स त वर्ग के बाद स च वर्ग आता है तो इस स के स्थान पर श और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होता है। कर्मशः क्या होगा? आपका स के स्थान पर श होगा अगर इधर स च वर्ग है तो कहा सचित्र संधि का यह नियम है। तो सचित्र संधि में ये बोला था। तो कहा कि अब यहाँ पर स आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? च आ गया। तो कहा विसर्ग के स्थान पर आप स तो कर दिए तो किसी वर्ग का पहला और दूसरा स होने पर तो फिर स आप करने के बाद अब यहाँ पर क्या आया? च। तो च क्या है? च स वर्ग। तो इस स के स्थान पर आप क्या करेंगे? स करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा? श। तो ये आपका बन जाएगा बराबर निश्चित। इस तरह से आपका जो है निश्चित बनेगा। तो कहा कि आपका विसर्ग संधि। तो कहा कि विसर्जनीय स कहता है कि अगर स के स्थान पर हुए विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का पहला दूसरा श वर्ण आए तो उसी विसर्ग के स्थान पर पुनः आप स कर देंगे और स करने के बाद आपका इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद कहा कि इसी में दूसरा नियम कहता है कि अगर विसर्ग के बाद अगर ट ठ और श आए तो विसर्ग के स्थान पर आप क्या करेंगे? स करेंगे और यहाँ पे ट ठ वर्ग है तो आपका सटुत्व संधि होगा कि स त वर्ग के सटुत्व संधि क्या कहता है कि स त वर्ग के बाद अगर स ट वर्ग आता है तो आपका स त वर्ग के स्थान पर स ट वर्ग होता है। तो आपका यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आया? स ट और श आया तो विसर्ग के स्थान में आप क्या करेंगे? स। और यह स के बाद क्या आया? ट ठ तो आप इस विसर्ग के स्थान करेंगे स। तो कहा निधन ठुर। तो आपका क्या बना? निधन ठुर। तो ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद यहाँ क्या है? ठ है। तो आप विसर्ग के स्थान पर सबसे पहले क्या करेंगे? स करेंगे और स के बाद आप क्या करेंगे? यह करेंगे। तो आप डायरेक्ट अब जो है यहाँ पर के जब नियम जान गए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मूर्धन्य स कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका निष्ठुर। तो कहा इसी में तीसरा नियम न मह धन ते।
तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग है और यहाँ पे क्या है, त वर्ग है, वर्ग का पहला अक्षर है। तो इस विसर्ग के स्थान पे आप बनाएंगे श, और श होने पर जो है आपका जो है बन जाएगा नमस्ते। इस तरह से आपका विसर्ग के स्थान पर श आदेश होने वाला सूत्र विसर्जनीय श। तो क्या कहा पहला नियम कि विसर्ग के बाद अगर च, छ, श हो तो विसर्ग के स्थान पर स। दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद अगर जो है ट, ठ, श है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श। और विसर्ग के बाद तीसरा नियम कहता है कि अगर जो है आपका त, थ और श हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका श। तो यह क्या कहा, कह धन चित्त। तो विसर्ग बच्चा आया तो विसर्ग के स्थान क्या बनेगा श। तो ये बनेगा आपका श और ये हो जाएगा आपका कस चित्त। फिर विसर्ग के बाद आपका ट, ठ, स आए तो विसर्ग के स्थान पर तो कहा कि निस, निधन थुर। तो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग का स्थान क्या होगा स, का बनेगा निस थुर। फिर विसर्ग के बाद त, थ, स आने विसर्ग के स्थान पर श। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, निह धन तेज। तो विसर्ग के बाद आपका क्या आया त, तो विसर्ग के स्थान पर श आया तो इसे बनेगा निस तेज। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विसर्ग के बाद अगर एक कौन सा वर्ड है च, और च कहाँ से बोला जाता है, तालु से। तो अगर विसर्ग के बाद तालव्य वर्ड आता है तो विसर्ग के स्थान पर जो आपका स होता है वह तालव्य स होता है। और यहाँ पर जो है विसर्ग के बाद जो है मूर्धा आया इसलिए यहाँ पर मूर्धन्य स किए। और यहाँ विसर्ग के बाद यहाँ दंत है इसलिए यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर दंत स की। नियम यह है। तो कहा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा स आए तो विसर्ग के स्थान पर श आदेश होता है। और अगर कहा कि विसर्ग के बाद तालव्य स आता है तो तालव्य वर्ड आता है तो तालव्य स करेंगे। विसर्ग के बाद अगर मूर्धा आता है वर्ड तो आप जो है यहाँ पर मूर्धन्य स करेंगे। और विसर्ग के बाद अगर जो दंत वर्ड आता है तो विसर्ग के स्थान पर आप क्या करेंगे, दंती स करेंगे। यह आपका नियम है। फिर उसके आगे कहता है कि अगर विसर्ग के बाद क, ख आ जाए और प, फ आ जाए, प और फ आ जाए तब तो कहा कि च आ जाए, छ स आए तो विसर्ग के स्थान स करेंगे। विसर्ग के बाद अगर ट, ठ, स आए तो विसर्ग के स्थान पर स करेंगे। विसर्ग के बाद अगर त, थ, स आए तो विसर्ग के स्थान पर स करेंगे। लेकिन अगर क, ख, प, फ आ जाए तो आप विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे। तो कहा कि अगर विसर्ग के बाद क, ख, प, फ आता है तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात जैसे विसर्ग है उसी तरह से हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह आपका है चौथा नियम। तो कहा जैसे, तो कहा प्रातः धन काल। तो विसर्ग के बाद क्या आया, क आया तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह जैसे वैसे ही रहेगा और ये बनेगा प्रातः काल। का दूह धन ख। तो विसर्ग के बाद क्या आया ख, तो अब इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये हो जाएगा दुख। इस तरह से आपका विसर्ग संधि का एक नियम खत्म होता है। अगला चलेंगे सूत्र विसर्ग संधि में। अगला सूत्र रहेगा हसी च। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।